अच्छा, जो हमारी पहली क्लासेस हुई थी ना, उनके अंदर हमने कुछ चीज़ें देख ली हुई हैं जिनको मैं यहाँ पर अगेन जो है ना वो नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी, मैं यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, मैं वो तरह देख लूँ। हम्म, वो लिस्ट यहाँ पर कहीं पे मैंने सेव की हुई थी। ये रही। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था देखने के लिए, जिसके अंदर था बूटस्ट्रैप कि बूटस्ट्रैप क्या है, किस तरह से वर्क करती है। उसके अलावा HTML, CSS, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को मैं अभी यहाँ पर अगेन डिस्कस नहीं करने वाला। ओके, जैसे ये फर्स्ट नंबर फ्रंट एंड चेंजेस, तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर वो कहीं पे चेंजिंग करने का बोलते हैं तो उसको आपने किस तरह से करना है फ्रंट एंड के हवाले से, ठीक है। जहाँ तक बात आ जाती है HTML पेजेस के ऊपर चेंजिंग्स की ना हमारी, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो हमारी ये फाइनल वाइवा की तैयारी होगी ना, इसके अंदर हमारा जो मोस्ट जो फोकस होगा वो का बैक एंड लॉजिक्स पे, कि बैक एंड का जो कोड है वो किस तरह से वर्क करता है, फ्रंट एंड के ऊपर काम ही होगा। उसके बाद डेटाबेस ऑपरेशंस, ये भी मैंने आपको पहले बता दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से सिलेक्ट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, ये किस तरह से रन होती है, ये मैंने आपको बता दी हुई है, तो इनको भी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस दफ़ा। उसके बाद ये हमारा होगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्लास होगी जिसके अंदर प्रेजेंटेशन को अपनी किस तरह प्रेजेंट करना है उसका मैं जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। और उसके बाद ये फाइनल वाइवा क्वेश्चन फाइल। अच्छा, ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है। ये ठीक है, ये फ़ाइल है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने शेयर भी की हुई है ग्रुप के अंदर ना, ये फ़ाइल। इस फाइल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद वापस मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। ये ऑलरेडी डन नहीं है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया हुआ है। उसके बाद इसी क्लास के अंदर हम फाइनल वाइवा टिप्स और गाइड वो हम देखेंगे। ये जो लास्ट वाली तीन चीज़ें हैं ना, ये हम एक ही क्लास के अंदर करेंगे, सिंगल क्लास के अंदर, ठीक है। अभी आज की क्लास के अंदर हम बैक एंड का जो लॉजिक करना चलें उसको देखते हैं। बाकी यहाँ पर ये मैं जो पहले चीज़ें मैं रिपीट बता चुका हूँ वो मैं रिपीट नहीं करने वाला। उसके अगर आपको वो भूल गई हुई है या कोई इस तरह का सीन है तो उसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको आप एक दफ़ा देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ओपन कर, अच्छा ये भी है कि जो हमने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया ना, वो भी मेरा ख्याल है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सेटअप नहीं करवाया हुआ या इस तरह कोई इशू है, ठीक है, तो उसको भी हम सेटअप करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। और ये जो क्लास है ये सब लोगों की इकट्ठी है और इकट्ठी रखने का एक मकसद है इसका, ठीक है। वो मकसद ये है कि आप लोगों का जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ना, वो वाले कंसेप्ट आप लोगों के सेम है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं पहले एक स्टूडेंट को वो समझाऊं फिर दूसरे प्रोजेक्ट के स्टूडेंट को वो समझाऊं, तो टाइम बचाने के लिए ऐसे तमाम कंसेप्ट जो सेम है सबके, उनको मैंने एक ही क्लास के अंदर अरेंज किया है। ये रीज़न होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये रीन्यू फर्नीचर वाला प्रोजेक्ट है, उसके अलावा एक स्मार्ट पार्क था, ठीक है। तो मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ। चले, मैं ये नीचे है स्मार्ट पार्क, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास जो मैंने फाइल्स ओपन की हुई थी ओपन हो गई हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा सारी फाइल्स को यहाँ पे क्लोज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये साइट के ऊपर हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, आपको पता है इसका। खैर मैं यहाँ पर ये जितनी फाइल्स ओपन है ना, काफ़ी सारी फाइल्स ओपन हुई हैं, मैं इन सबको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अभी कोई फाइल ओपन नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्लोज़ हो गया। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं सब कुछ क्लैप्स कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ।
ठीक है। बाकी ये फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर ये कंट्रोलर क्या है, माइग्रेशन का फ़ोल्डर, व्यूज़, इनके ऊपर हम पहले से बात कर चुके हैं, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। इसके अलावा ये भी मैं आप लोगों को बता चूँगा हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, उसका फ्रेमवर्क कौन सा है और हमारा डिज़ाइन पैटर्न कौन सा है। हाँ, ये चीज़ जो है ये मैं एक तो फिर से बता देता हूँ कि हमने सी शार्प जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया है, और सी शार्प का जो फ्रेमवर्क है हमारे पास ASP.NET कोर, उसको हमने यूज़ किया है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हुआ है या जो पैटर्न यूज़ हुआ है वो है MVC, यानी कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर। बाकी इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ ज़रा, एक वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। Ctrl+C, जस्ट वेट, मैं ज़रा इसकी थिकनेस को फिक्स कर लूँ। हाँ, आई थिंक ये सही है। अच्छा, मैंने कहा कि इसके अंदर अब हम ना ये देखेंगे कि बैक एंड हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, बेसिकली अगर बात करूँ तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि वैसे ये भी बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र जो डाटा है वो फ्रंट एंड के ऊपर लिख रहा है, ठीक है, और वो बैक एंड के पास किस तरह से जा रहा है और फिर बैक एंड से डेटाबेस के अंदर जाकर किस तरह से स्टोर हो रहा है। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, देखें ज़रा, ये हमारी जो वेबसाइट है टोटली ये काम किस तरह से कर रही है। यहाँ पर ये जी हमारे पास एक फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड का पेज कह लें ये। अब इसके अंदर जो भी हम डाटा लिख रहे हैं, जो भी डाटा यूज़र लिख रहा है वो जा रहा है एक्चुअली हमारे पास बैक एंड के अंदर, ठीक है, बैक एंड, बैक एंड के अंदर जा रहा है, और फिर बैक एंड जो है ना वो डाटा डेटाबेस को पास कर रहा है अगर हमने स्टोर करवाना है। ठीक है, ये है हमारा डेटाबेस। अभी मैं सही से लिख नहीं सकता क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। ओके, तो ये डाटा फिर डेटाबेस के पास जाता है, और डेटाबेस मेन जो हमारे ऑपरेशन है ना वो होते हैं चार, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CRUD, CRUD, CRUD। ठीक है, इसका मतलब होता है C मीन क्रिएट, R मीन रीड, U मीन अपडेट एंड D मीन डिलीट। यही चार ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं जब हम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम यही चार ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और ये ऑपरेशन कहाँ हो रहे थे? डेटाबेस में। क्रिएट बोलते हैं जब हमने कोई न्यू डाटा एंटर करना हो डेटाबेस के अंदर। रीड बोलते हैं जब हमने डेटाबेस से कोई डाटा ला के ऊपर शो करवाना हो फ्रंट एंड के अंदर। एक एक इसकी एग्जांपल भी हम बाद में देखेंगे। और यू मीन अपडेट, और डी मीन डिलीट, कोई डाटा है उसको डिलीट करवाना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देते हैं। क्रिएट मीन, देखें जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करते हैं ख़ुद को या साइन अप करते हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, हमारा जो डाटा होता है वो उस वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो ये होता है क्रिएट ऑपरेशन, यानी कि अपना डाटा न्यू डाटा डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना। ओके, उसके बाद आ जाए रीड की तरफ कि रीड क्या होता है। डेटाबेस के अंदर अब जो पहले से डाटा मौजूद है उसको रीड करना, ठीक है, वो होता है रीड ऑपरेशन। जैसे इसकी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि रीड ऑपरेशन क्या होता है। उसके लिए मुझे इसको रन करना पड़ेगा। सो मैंने इसको रन किया। ओके, तो ये रन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ, मेल लिखनी पड़ेगी। अब इस ईमेल पासवर्ड से मैंने यूज़र रजिस्टर करवाया होगा, तो अब हाँ ठीक है, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, ओके, तो अब ये जो लॉगिन हुआ है ना, लॉगिन के टाइम के ऊपर क्या होता है, देखें जो यूज़र यहाँ पर अपनी डिटेल लिखता है ना ईमेल और पासवर्ड के अंदर, ये जाती है, ये फ्रंट एंड के अंदर हमने लिखी, ये जाएगी बैक एंड के अंदर, और फिर जो बैक एंड का कोड है वो इसको डेटाबेस को पास करेगा कंपेयर करने के लिए कि जो यूज़र ने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखी है, क्या इसी नाम का ईमेल और पासवर्ड मौजूद है डेटाबेस के अंदर, है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो होगा तो फिर ये लॉगिन करवा देगा, अगर नहीं होगा तो वो इसको एरर दे देगा। ठीक है, कि भाई इस नाम का कोई यूज़र नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये मैंने एक गलत मॉडल टाइप पासवर्ड टाइप कर दिया और ये मैंने लॉगिन की कोशिश की तो वो कह रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो अभी जो ऑपरेशन हुआ है डेटाबेस के ऊपर वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है आपका ये रीड ऑपरेशन। ठीक है, जब डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद डाटा जो हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो वो होता है रीड ऑपरेशन। और जस्ट चेक करने की हद तक नहीं, जब फ़र्ज़ करें आपने
जैसे आप LMS की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, जो आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर एक दफ़ा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, जब भी आप LMS को लॉगिन करते हो आपको वही वाले कोर्स शो होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसने ये कोर्स सेलेक्ट किए हैं सेमेस्टर के अंदर। तो जब आप लॉगिन करते हो तो आपके होम के ऊपर वही कोर्स शो होते हैं जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, वो रीड क्वेरी उधर रन होती है और जो आपके सिलेक्टेड कोर्सेज हैं डेटाबेस के अंदर सेव हैं वही वहाँ पर शो होते हैं। ये होता है रीड ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि पहले से मौजूद डाटा को रीड करना। अब इसके एक एग्जांपल मैं और देता हूँ यहाँ पे आपको। एक जो प्रोडक्ट्स की वेबसाइट होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स शो होती हैं, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं किसी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट के, आपको जो प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं वो भी रीड ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो रीड की क्वेरी जब रन होती है तो वो डेटाबेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स स्टोर की होती हैं वो शो हो जाती हैं। इस तरह से बाकी ये दो है। उसके बाद है अपडेट और डिलीट। अब फ़र्ज़ करें कोई यूज़र है ना, अब आ जाते हैं अपडेट की क्वेरी की तरफ। अपडेट का ऑपरेशन देखें, जब कोई यूज़र अपना प्रोफाइल जो है वो चेंज करता है, यानी कि उसने अपना नेम चेंज करना है या कोई भी चीज़ चेंज करनी है, और सिर्फ प्रोफाइल नहीं कोई भी चीज़ पहले से स्टोर डाटा जो है ना यूज़र चेंज करता है। लाइक किसी प्रोडक्ट का नेम है, कुछ भी चीज़ वो चेंज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं, यानी कि पहले से मौजूद जो रिकॉर्ड है उसके अंदर चेंजिंग कर रहा है उसे हम कहते हैं अपडेट ऑपरेशन। और डिलीट ऑपरेशन ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ है उसको डिलीट कर रहा है तो वो डिलीट ऑपरेशन। जैसे किसी वेबसाइट का कोई एडमिन है, वो कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है उसको डिलीट कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है वो डेटाबेस में से भी डिलीट होगी, जैसे हम बोलते हैं डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होते हैं। जितनी वेबसाइट्स हैं उनके चार मेन काम यही होती हैं: डाटा को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। यही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट देख लो, उसका कोई भी ऑपरेशन देख लो, उसके अंदर क्या हो रहा होगा, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, बस ये इन्हीं हमारी वेबसाइट बनाने का मकसद ये होता है कि ये चार ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना। बाकी स्नैरियो के हिसाब से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहीं पे क्रिएट हो रहा है, कहीं पे अपडेट, कहीं पे डिलीट। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब इसी तरह जब हम यूज़र रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, यूज़र जब आपके खुद को रजिस्टर करता है तो तब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तब क्रिएट का होता है। ठीक है, जब लॉगिन करता है तब रीड का होता है। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। और अब मैं साथ में आपको, अच्छा यहाँ पर ना बात हमारी थोड़ी सी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। देखें, ये तो मैंने बता दिया कि यूज़र कोई भी डाटा लिखेगा वो बैक एंड के पास जाएगा, बैक एंड से फिर डेटाबेस के पास जाएगा। ठीक है, अब ये कि जब डेटाबेस के पास वो रिक्वेस्ट आती है ना डाटा की, चाहे वो सेव करवाना है या फिर रीड करना है, फिर डेटाबेस भी वापस एक रिस्पॉन्स देता है। अगर तो वो डेटाबेस से हम डाटा रीड कर रहे हैं तो डेटाबेस क्या करेगा, अगर वो डाटा जो हम उससे मांग रहे हैं अगर तो डाटा उसके पास है, ठीक है, तो वो वापस वो डाटा सेंड करता है डेटाबेस बैकएंड को, और बैकएंड फिर वो फ्रंट एंड के ऊपर शो करवा देता है डाटा। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। अगर वो डाटा नहीं है या कोई एरर आ रहा है तो फिर डेटाबेस एरर रिटर्न करता है बैकएंड को, और बैकएंड फिर वही एरर दे देता है फ्रंट एंड पे। अब हमारे केस के अंदर ये बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है और डेटाबेस क्या है। देखें, हमारे केस के अंदर जो फ्रंट एंड है हम इसको बोल रहे हैं व्यूज़, क्योंकि हमने जो अप्रोच यूज़ किया वो कौन सी है, MVC। और हमारे केस के अंदर फ्रंट एंड क्या है, व्यूज़ V, और बैक एंड क्या है हमारे पास, कंट्रोलर C। और डेटाबेस वैसे तो हमारे पास डेटाबेस अलग से है, लेकिन जो क्लासेस डेटाबेस को हैंडल कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोलर। ठीक है, सॉरी कंट्रोलर नहीं, मॉडल M। तो ये इस तरह पैटर्न ये पूरा काम कर रहा है, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, चलें अब इसकी हम आगे चलते हैं बात को लेके कि बैक एंड हमारा एक्चुअली किस तरह से काम कर रहा है, इसको हम देखेंगे प्रॉपर। ओके, तो इसको देखने के लिए हम जिस पेज को चूज़ करेंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने देनी है, वो हम देंगे लॉगिन पेज की और रजिस्टर पेज की। ठीक है, तो पहले हम रजिस्टर को पेज को देखते हैं। उसको स्टार्ट हम करेंगे लॉगिन पेज से। अब देखें यहाँ पर मैं एक ईमेल लिखता हूँ, एक रैंडम ईमेल, लाइक यही नेम हम लेके चलेंगे एंड तक, उस्मान, वेट मुझे यहाँ पे, ओके, usman@gmail.com। और यहाँ पर जो पासवर्ड है इसका हम वो रखते हैं उस्मान। लेकिन अभी जब हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि इसके नाम पे कोई यूज़र जो है वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। अब साथ में मैं यहाँ पर डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रहा हमारा डेटाबेस।
ओके, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ठीक है कनेक्ट करने का बोल रहा है तो हम कनेक्ट करवा देते हैं। और यहाँ पर डेटाबेसिस, और मैं इस प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो ओपन करूँगा। ये रहा स्मार्ट पार्क। और यहाँ पर टेबल्स, और टेबल्स के अंदर जाके हम देखेंगे वो वाला टेबल जिसके अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो है यूज़र्स। राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। अभी देखिए ये सिलेक्ट क्वेरी रन हुई है, और ये सिलेक्ट क्वेरी कौन सा काम करती है, ये रीड का काम करती है, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सी क्वेरी होती है, वैसे पहले भी बताया हुआ है मैंने। सो रीड मीन हम डाटा रीड कर रहे हैं। ओके, तो रीड ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट क्वेरी यूज़ होती है। ओके, यहाँ पर ये इतनी लंबी क्वेरी उन्होंने लिखी हुई है, तो इसको हम सिंप्लीफाई इस करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे यही तरीका इजी है। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, और फ्रॉम, और अब टेबल का नेम आना है यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यूज़र के टेबल के अंदर जो भी डाटा है ना वो मुझे सेलेक्ट करके दे दो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो देखिए रिजल्ट हमें वही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यूज़र के टेबल के अंदर जो भी डाटा है वो ला के दे रहा है, ठीक है। अब ये जो क्वेरी ये इसने हमें दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेरी के अंदर वो वन बाय वन हर कॉलम का नेम लिख रहा है, आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, हैश, रोल, ठीक है, फ्रॉम। और यहाँ पर वो टेबल का पूरा रेफरेंस दे रहा है कि वो स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डीबीओ डॉट यूज़र। तो ये काफ़ी लेंथ इसने क्वेरी को रन किया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक कोई कॉलम चाहिए हो। लाइक फ़र्ज़ करें अगर मुझे जस्ट फुल नेम का कॉलम चाहिए, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रन करूँगा, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो बहुत कम होता है। ये देखें कुछ इस तरीके से ना, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो देखिए मुझे जस्ट फुल नेम का कॉलम मुझे मिल रहा है, ठीक है। जस्ट हमने किसी टेबल में से एक कॉलम का डाटा उठाना हो ना, ठीक है, रीड करना हो, तब हम इस तरह ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, ये ना डिटेल वाला। लेकिन अभी के लिए, और हाँ यहाँ पर इसने ये भी ये एक यहाँ पर इसने वर्ड यूज़ किया टॉप 1000। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर इसके अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि हमें कितनी रोज़ तक का डाटा चाहिए, तो यहाँ पर ये 1000 रोज़ तक का डाटा जो है ना वो ले रहा है। अगर मैं जस्ट यहाँ पर वन लिखूँगा तो जस्ट जो रो नंबर वन है मुझे वही मिलेगी। अभी यहाँ पर टू है ना, ये देखें वन और टू, अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो जस्ट वन, रो वन का डाटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर साथ अगर मैं यहाँ पर 1000 लिख दूँगा तो 1000 तक जो रोज़ है उनका डाटा मिलेगा, लेकिन हमारे पास इतना डाटा स्टोर ही नहीं है। खैर मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है जी, ये है। ओके, तो ये डाटा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अच्छा देखने वाली बात ये है कि मैं इसको थोड़ा ना जूम करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए ये। लेकिन आई थिंक ये जूम नहीं होता, और ये हो जाता है, ये नहीं होता। इसको जूम करना चाह रहा था मैं, इसको भी जूम करने का मेरे पास तरीका है। ये जूम क्योंकि इस सेक्शन को कर सकते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डाटा है ना इसको यहाँ पे शो करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम करवा सकते हैं कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये एडिट वाला ऑप्शन ले लेते हैं। जब हम एडिट वाला ऑप्शन लेते हैं ना, तो फिर डाटा यहाँ पे शो होता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डाटा तो शो हो गया, लेकिन हम एडिट के अंदर आके इसको नहीं जूम कर सकते। चलें, आपको देखने में थोड़ी मुश्किल होगी डाटा यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अभी देखें जस्ट दो यूज़र्स हैं, ठीक है। अब जो हमने अभी उस्मान वाली एग्जांपल देखी थी उसका लॉगिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारे बैकएंड के कोड ने आके यहाँ पर चेक किया है तो उसको उसके नाम की एंट्री नहीं की मिली, ठीक है। तो हम अब रजिस्टर करवाते हैं एक उस्मान यूज़र को, पहले करवाएंगे फिर देखेंगे वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर के पेज के ऊपर आ जाता हूँ, रजिस्टर शेयर, और ये आ गया रजिस्टर पेज के ऊपर। उसका हम नाम लिख देते हैं उस्मान ही लिखेंगे, और उसकी ईमेल usman@gmail.com, एंड उसका जो पासवर्ड है वो भी हम उस्मान रख देते हैं, ठीक है। अब रख के मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। और अगर अभी हम डेटाबेस के अंदर भी देखें और आके मैं दोबारा से, ये अभी तो नहीं है ना, अभी जस्ट एडमिन और यूज़र दो ही यूज़र हैं। अगर ये क्वेरी दोबारा से एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें अब उस्मान नाम की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ओके, तो अब ये जो रजिस्टर का जो पूरा काम है ये कैसे हुआ है इसको हम देखने लगे हैं डिटेल से, ठीक है। ये बड़े ध्यान से आपने समझना है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
बहुत ईजी है। अब देखें, सबसे पहले पूरे ना सीक्वेंस से चलते हैं कि डाटा सबसे पहले कहाँ पर यूज़र ने एंटर किया है। यहाँ पर ये रजिस्टर का हमारा पेज था यहाँ पे। तो चलें इस पेज के पास सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये पेज है ना, ये हमारा जो पेज है ये किस फोल्डर में होगा, ये व्यूज़ के फोल्डर में होगा। तो यहाँ पर व्यूज़ का फोल्डर ओपन करते हैं और हमारे जितने भी इसके रिलेटेड पेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ये जो स्मार्ट पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है अकाउंट का, और इसके अंदर होगा पेज हमारा रजिस्टर का, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जैसे फर्नीचर वाला एक प्रोजेक्ट है, एक ब्लड वाला है, उनका भी मैंने यही अप्रोच यूज़ की हो। लाइक उनका भी यहाँ पर व्यूज़ होगा व्यूज़ के फ़ोल्डर में, लेकिन व्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर मे भी उनका अकाउंट का फ़ोल्डर ना हो और कुछ और नेम हो। ठीक है, उम्मीद तो ये है कि उनका भी अकाउंट का फ़ोल्डर होगा। ओके, तो यहाँ पर अब आ चुके हैं हम रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल की फ़ाइल के ऊपर। ये हमारी एच टी एम एल की फ़ाइल है, लाइक ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये तो सारा हमारा आ गया ना कोड इसको डिज़ाइनिंग का। ठीक है, यहाँ पर हम डिव ले रहे हैं, उसके अंदर ये सारा डिज़ाइनिंग का कोड है। हम चलते हैं सीधा इसकी इनपुट फील्ड्स के ऊपर। यहाँ से असल गेम शुरू हो रही है, ये फार्म टैग से। देखें, जब भी हमने फ्रंट एंड के ऊपर डाटा शो करवाना होता है या वहाँ से लेना होता है ना, तो वहाँ पर हम ये फार्म जो टैग है ये यूज़ करते हैं। और ये जो फील्ड्स होती हैं ना, लाइक ये फील्ड्स, ये एक्चुअली होती हैं एक फार्म के अंदर। ये देखिए हमने फार्म बनाया हुआ है। ठीक है, और फार्म जो है ना, इसका इसके यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं मेन। एक होता है इसका ASP एक्शन और एक होता है इसका मेथड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले हम इसकी फील्ड्स को देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसकी हमने हर फील्ड यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले लेबल आ गया, और ये लेबल क्या चीज़ है, जस्ट ये लिखा ना फुल नेम, ये। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल फॉर फुल नेम, ये फॉर फील्ड जो है ना ये एम ही है, इसको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैं चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ, ज़्यादातर काम उससे करवाता हूँ, तो वो लिख देता है इसके अंदर, लेकिन इसकी ज़रूरत कोई नहीं होती, कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं इसका फॉर फील्ड का। ठीक है, और ये बाकी हमने क्लास लगाई है बूटस्ट्रैप की, इसको इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये असल में यहाँ पर जो लिखते हैं ना हम, वो ये लेबल जो टैग क्लोज हो रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए लेबल टैग जो क्लोज हो रहा है और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है और ये इसकी लेबल टैग की ओपनिंग है सारी। ठीक है, ये सारी इसकी ओपनिंग है। और ओपनिंग के अंदर हमेशा हम, ये HTML का सिंटैक्स है ना, तो ओपनिंग के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखते हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, इनके दरमियान जो भी हम लिखेंगे वो एज़ इट इज़ यहाँ पर शो हो जाता है लेबल। ये देखें फुल नेम और ये फुल नेम। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा ना, अपना नेम लिखूंगा, वो भी यहाँ पर फिर वो मेरा नेम ही शो होगा यहाँ पर फुल नेम की जगह पे। लग की समझ। उसके बाद आ जाते हैं ये वाली, ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड। और इसके जो हमारा जो टैग यूज़ होता है वो होता है इनपुट, और ये आ गया सारा। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक नेम। अब इनपुट फील्ड के अंदर जो नेम की प्रॉपर्टी है ये भी मतलब यूज़ होती है। क्लास के अंदर आपने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई है फार्म कंट्रोल, इसकी स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, प्लेस होल्डर, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर जो इसके अंदर जो ग्रे आउट टेक्स्ट होता है ना वो शो करवाती है। प्लेस होल्डर जो प्रॉपर्टी है ना वो, ये देखें ये लिखा रहा है नीचे योर फुल नेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, तो आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है योर फुल नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है you@example.com, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अ पासवर्ड। ठीक है, ये जो शो हो रही है ना, ये शो हो रही है इस प्रॉपर्टी के थ्रू जिसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर को हम जो भी पास करेंगे वो इस इनपुट फील्ड के अंदर शो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने को प्रॉपर्टी यूज़ किया रिक्वायर्ड की। अब ये रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पर ईमेल भी दे देते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं, लेकिन फुल नेम नहीं लिखते, तो ये कहेगा कि इसके अंदर भी कुछ लिखो। ठीक है, ये देखें ना, अगर मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, वो देखो वो कह रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। तो ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी यूज़ की, जस्ट हमने रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज़ किया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर ये चेक नहीं करेगा कि इसके अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, ये एरर नहीं फिर देगा। ओके, तो ये थी एक। बाकी दूसरी जो लेबल्स और फिर फील्ड्स हैं वो भी, उनका भी यही हिसाब किताब है। ठीक है, बस उनके क्या है कि उनके
यहाँ पर नेम चेंज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइप चेंज होती है। लाइक यहाँ पर इसकी जो टाइप है ना वो तो हमने यहाँ पर लिखी ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट टाइप जो है ना वो वैसे टेक्स्ट की होती है, ठीक है। लेकिन और भी टाइप्स हैं, लाइक यहाँ पर ईमेल आती है ना, जहाँ पर ईमेल हमने लिखवानी हो यूज़र से उसकी टाइप हम ईमेल रखते हैं, ये देखें टाइप ईमेल। और जहाँ पर पासवर्ड लिखवाना हो उसकी टाइप हम पासवर्ड रखते हैं। अब जो नीचे वाली फील्ड है ये पासवर्ड की है और इसकी जो टाइप है वो भी पासवर्ड है। ये टाइप्स चेंज करने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। मतलब हम डिफ़ॉल्ट ही क्यों नहीं यूज़ करते, सब टेक्स्ट ही क्यों नहीं यूज़ कर ली। देखें अगर हम ये पासवर्ड फील्ड है ना, इसकी टाइप पासवर्ड नहीं ना रखेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम जो भी पासवर्ड लिखेंगे ना वो नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर जो कुछ लिख रहा हूँ नज़र आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लिख रहा हूँ वो देखें ये बुलेट पॉइंट बस हमें नज़र आ रहे हैं, हमें एक्चुअली टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये कमाल है टाइप का। टाइप का बस काम ये होता है, ठीक है। इस तरह अगर ईमेल है ना, ईमेल के अंदर अगर मैं मेल ही ना लिखूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई मेल लिखो इसके अंदर। मैं इसका आपको थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना ज़रा। यहाँ पे वैसे ही मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ रजिस्टर। लेकिन वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि वो कह रहा है कि ये ईमेल एड्रेस नहीं है जो आपने लिखा हुआ, ठीक है। और ईमेल एड्रेस के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट उसके अंदर ऐट द सिंगल ये होना चाहिए और इसके बाद कुछ होना चाहिए और उसके बाद डॉट कॉम या कुछ भी डॉट पी के, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर डॉट के बाद कुछ भी होना चाहिए। ये इस तरह चेक करता है ईमेल को, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो ये इतनी डिटेल में जाकर चेक करेगी @gmail.com है कि नहीं है, ठीक है। इतनी डिटेल में नहीं चेक करता है, लेकिन वो चेक करता है कि इसके अंदर ये सिंबल है कि नहीं, ठीक है। ये फ़ायदा है टाइप्स को यूज़ करने का। ओके, तो बैक टू आवर लॉजिक। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको फार्म का ना दे दिया ओवरव्यू के, फार्म की फील्ड्स वगैरह कैसी होती हैं, ठीक है। फार्म के अंदर सबसे मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग पे कि यहाँ पर इसका ये ASP एक एक्शन होता है, उसके बाद एक मेथड होता है, इनके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर ये फील्ड्स होती है उसके अंदर कुछ, और लास्ट के ऊपर इसके अंदर होता है बटन, ठीक है। और बटन की टाइप होती है सबमिट, ओके। टाइप्स और भी होती हैं, जैसे एक अगर क्लियर का बटन बनाया हो तो उसकी टाइप कुछ और होती है, ठीक है। लेकिन वो जो फार्म का बटन होता है ना मेन, जैसे रजिस्टर का बटन है ना, ठीक है, जिसका मेन बटन होता है उसकी टाइप सबमिट ही होती है। रजिस्टर का बटन हो गया, लॉगिन का हो गया, इस तरह सेव का जो बटन होता है, ऐड का बटन होता है, अपडेट का बटन होता है, इस तरह के जो बटन होते हैं ना उनकी टाइप हमेशा सबमिट होती है। सबमिट ज़्यादा यूज़ होती है टाइप, ओके। इसके अलावा कोई दूसरी टाइप ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हाँ, अगर हमने यहाँ पर एक ऐसा बटन बनाया होता जिससे हमने पूरे फॉर्म का डाटा क्लियर करवाना होता तो फिर टाइप जो है ना वो क्लियर होनी थी। क्लियर टेक्स्ट या इस तरह करके एक टाइप आती है, अभी मेरे जहन में नहीं वो आ रही, वो यूज़ होती है अगर क्लियर का बटन लगाया हो तो, ठीक है। वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा थोड़ी देर तक, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्म हमारा एंड हो रहा है। बाकी उसके नीचे फिर ये कुछ है, एक और हम डिव बना रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कुछ शो करवा रहे हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। लॉगिन है, जैसे ये लॉगिन के पेज का हमने यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है और ये लिंक हम कुछ इस तरह से लगाते हैं इसके अंदर ASP.NET कोर के अंदर के, ये हम A टैग ओपन करते हैं जो कि HTML का टैग है, और फिर इसके अंदर ASP एक्शन हम डिफाइन करते हैं कि जब इस लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सा ASP एक्शन रन होगा, ठीक है। ASP एक्शन मीन कंट्रोलर के अंदर जो हमने एक्शन लिखे हुए हैं, जो फंक्शन लिखे हुए हैं वो। और बाकी फिर उसके आगे क्लास आ गई, क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड लॉग इन हेयर। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन की जो क्लास है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये करती क्या है कि अगर हम वैसे लिंक्स ऐड करें ना, जैसे ये एक लिंक है, वैसे लिंक्स ऐड करें तो इसके नीचे ना एक लाइन आती है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको इसको ना मिटा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने क्लास ना हटा दी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ, आई थिंक ये हो गया होगा। हाँ अब हुआ है, ये देखिए अब इसके नीचे लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये क्लास की ये लाइन मिटा देती है, बस ये इतना काम है इसका। Ctrl+S, अगेन रिलोड, तो वो देखिए लाइन मिट गई है, ठीक है। बस ये काम करती है और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो यहाँ पर ये लॉगिन हेयर लिंक का जो नेम है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, लॉगिन हेयर। तो बस ये लॉगिन बटन जो है ना पेज, उसका ये लिंक का बटन है, ओके। तो बैक टू आवर फॉर्म। अब देखें यूज़र ने यहाँ पर डाटा एंटर किया अपना, उसने अभी जो हमने यूज़र रजिस्टर करवाया है उस्मान, उसका हमने नाम रखा था,
उसका ईमेल हमने कुछ यूँ एक टाइप किया था, usman@gmail.com, और उसका पासवर्ड भी हमने ये रखा था। अब ये जब हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख के इस बटन के ऊपर क्लिक किया, रजिस्टर के बटन के ऊपर, तो क्या हुआ वो देखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि देखें, हमने ये लिख के जैसे इस बटन के ऊपर प्रेस किया, ये बटन था ना वो रजिस्टर का। अब इस बटन की टाइप है सबमिट। अब क्या होता है फॉर्म के अंदर कि जैसे ही ये सबमिट, ऐसा बटन जिसकी टाइप हमने सबमिट रखी होती है, जैसे ही वो प्रेस होता है ना, तो ऊपर जो हमने ASP एक्शन डिफाइन किया होता है ना, ये रन हो जाता है। ठीक है, ये रन हो जाता है। अब ये एक्शन क्या चीज़ है? ये हमारा कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ फंक्शन है। चलें कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। हाँ, मेथड की भी यहाँ पर ही बात कर देते हैं। अब जो फार्म से डाटा बैकएंड के पास जा रहा है ना, उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। ये दोनों मेथड हम एक स्नैरियो होता है उस हिसाब से, जो हमारा स्नैरियो उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। वो स्नैरियो क्या है कि देखें, बहुत सिंपल है। जब हमने डाटा अपना, जो फार्म के अंदर डाटा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये डाटा, ये डाटा जब हमने बैकएंड की तरफ भेजना हो और बैकएंड से हमने डेटाबेस के पास भेजना हो ना, तब हम जो मेथड यूज़ करते हैं फार्म का वो होता है पोस्ट। और जब हमने डाटा डेटाबेस से ला के यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर लोड करवाना हो ना, जैसे फ़र्ज़ करें आ, आप अपना प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं, तो आपको पता है जब आप अपना प्रोफाइल एडिट कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही आप अपना प्रोफाइल एडिट करने वाला पेज ओपन करते हैं ना, तो ऑलरेडी जो आपका डाटा, लाइक जो आपका ऑलरेडी नेम है, जो आपकी ईमेल है, जो आपका पासवर्ड तो नहीं, खैर उसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी वहाँ पे ऑलरेडी लिखी होती हैं। ठीक है, जब आप अपना प्रोफाइल अपलोड करने जाते हो, अपडेट सॉरी करने जाते हो, तो तब जो मेथड यूज़ होता है ना, उस फॉर्म का जो मेथड है वो गेट यूज़ होता है। ये दो ही बस मेथड हैं ज़्यादा यूज़ होते हैं, पोस्ट और गेट। ठीक है, मोस्टली पोस्ट यूज़ होता है। और पोस्ट और गेट के अंदर एक और फ़र्क है कि अगर हम पोस्ट यूज़ करते हैं ना, ठीक है, पोस्ट वाला यूज़ किया, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको कोई डाटा देखने को नहीं मिलेगा ऊपर, यहाँ पर जस्ट आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गेट का मेथड यूज़ करूँगा ना, फिर रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये जितना डाटा जा रहा है ना, ये सारा ये आपको यहाँ पर लिंक के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी एक फ़र्क होता है कि पोस्ट अगर यूज़ किया है, लिंक के अंदर कोई डाटा शो नहीं होगा। जैसे हम गेट यूज़ करेंगे डाटा भेजने के लिए, वो सारा डाटा ऊपर जो लिंक होता है उसके अंदर शो होता है। ये भी एक फ़र्क है। बाकी मेन फ़र्क यही है कि जो पोस्ट का मेथड है वो डाटा को पोस्ट करने के लिए, यानी कि फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर और फिर वहाँ से डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए। ओके, और जो गेट है वो डाटा को गेट करने के लिए, डाटाबेस से गेट करने के लिए फ्रंट एंड पे यूज़ होता है। क्लियर? चलें अब आगे चलते हैं। देखें, अब डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करके जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक किया, जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक होता है, तो जो भी यहाँ पर हमने एक्शन स्पेसिफाई किया होता है वो हो जाता है रन। अब चलें देखते हैं ये कहाँ पर है हमारा ये। ठीक है, ये कंट्रोलर के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर, और यहाँ पर हमारा अकाउंट कंट्रोलर। जिस तरह से ये फ़ोल्डर बने हैं ना, कंट्रोलर भी वैसे ही बने होते हैं, कंट्रोलर के हिसाब से फ़ोल्डर बनते हैं। जैसे व्यूज़ के अंदर हमारी अकाउंट की फ़ाइल है ना, ठीक है, इस तरह हमारा जो कंट्रोलर है वो भी अकाउंट ही होगा, तो ये अकाउंट कंट्रोलर। और अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हमारा जो फंक्शन है कौन सा था? रजिस्टर का, ये रहा रजिस्टर का जी। ठीक है, बट दिस इज़ एन गेट, यानी कि जब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो गेट की होगी फिर ये वाला रन होगा। ठीक है, लेकिन जब पोस्ट की होगी, HTTP पोस्ट, तो फिर ये वाला रजिस्टर का जो फंक्शन है ये रन होगा। ये देखें तो है दोनों का नाम रजिस्टर। ओके, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। बट जब पोस्ट, जब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उसकी टाइप पोस्ट होगी, तो फिर ये वाला रन होगा। ओके, और अगर यहाँ पर हम देखें, जस्ट वेट, एक मिनट ज़रा। हाँ, अब ठीक है। एक्चुअली इस अभी मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब किसी फाइल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें ना, तो वो ओपन हो जाती है, लेकिन इस साइड पे ये टेम्परेरीली ओपन हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पर नहीं शो हो रही। ठीक है, अगर हम इसको दो दफ़ा क्लिक करेंगे ना, ये फाइल थी ना, इसको अगर मैं दो दफ़ा क्लिक करूँगा, अब ये यहाँ पर परमानेंटली ओपन हो गई है। ठीक है, ये मैंने किया। सो हम थे यहाँ पे। अब देखें, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट भी।
अब इसके अंदर हो क्या रहा है, देखें हम, ये फंक्शन रन हो गया, हो गया। अब ये फंक्शन रिसीव कर रहा है फुल नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को। ठीक है जी। ओके। यहाँ पर हमने, अगर यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर ये नेम लिखे हुए हैं, ये देखें ज़रा, फॉर ये नेम, सॉरी ये नेम इनपुट, नेम फुल नेम, नेम ईमेल, नेम पासवर्ड। ठीक है। तो ये इसी नेम से जो डाटा ना वो यहाँ पर पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है। तो वो जो डाटा था उन फील्ड्स के अंदर वो इस फंक्शन के पास आ गया, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब क्या होगा, अब पहले हम ये चेक कर रहे हैं इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और वाइट स्पेस फुल नेम, यानी कि वो हम यहाँ पर ये बैकएंड के ऊपर भी ये चेक कर रहे हैं कि फुल नेम या ईमेल या फिर यहाँ पर पासवर्ड अगर तो नल है, यानी कि वो कुछ भी नहीं आया पीछे से, वो ज़ीरो आ रहा है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एरर थ्रो कर रहे हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। ये बस हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि कोई ब्लैंक तो नहीं आया पीछे से कुछ, अगर तो आया तो फिर यहाँ पर हम ये शो करवाएंगे कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड और रिटर्न कर देंगे व्यू को। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये हमारा फंक्शन इतने ही चल के बस ख़त्म हो जाएगा। ओके, आगे ये नहीं जाएगा, हमने यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देंगे। जस्ट वेट, आई हैव एन कॉल, वेट। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि अगर कुछ भी डाटा नल होगा ना, ये हम इफ़ यहाँ पर इफ़ की कंडीशन बस लगाई हुई है डाटा को चेक करने के लिए, तो वो एरर दे देगा। ठीक है। अब आगे आ जाए। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं अवेट। अब ये ना अवेट का कीवर्ड होता है जब हमने कोई काम करवाना हो, मतलब ये जो फंक्शन है ना इसको हमने एसिंग फंक्शन बनाया हुआ है। एसिंग फंक्शन क्या होता है, एसिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं इसलिए कि देखें, जब हम ये इस तरह काम करना चाह रहे हो कि हम जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक कोई और काम ना हो। ठीक है। तब हम एसिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, ये बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर इसके अंदर एसिंग फंक्शन के अंदर हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करके कोई भी एक ऐसा काम परफॉर्म करवा सकते हैं कि जब ये काम हो रहा होगा ना, ये वाला, ठीक है, तब कोई और काम नहीं हो सकता, या तब तक वेबसाइट आगे नहीं चल सकती, कोई और रिक्वेस्ट रन नहीं होगी। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये काम क्या है, हम कह रहे हैं डीबी। ठीक है। डीबी मीन आवर डेटाबेस, और ये जो डीबी है ये ऊपर हमने यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है, ऊपर कहीं पे होगी, ये देखें। हम कह रहे हैं अकाउंट कंट्रोलर अंडरस्कोर डीबी इज इक्वल टू डीबी। ओके। और इट्स मीन आवर डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस। ओके। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इतनी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना डिटेल में जाऊँगा आप लोगों को कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना एक क्लास होती है हमारे पास जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवाती है एक्चुअली, और वो होती है जी, ढूंढनी पड़ेगी थोड़ा सा, उसे हम बोलते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट। कहाँ पर बनाई होगी मैंने, बुकिंग, ये वो नहीं, हाँ ये है, ये मॉडल के फोल्डर के अंदर ये है, स्मार्ट पार्क डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये क्लास होती है जो हमें एक्चुअली डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा रही होती है। इस क्लास के अंदर हमने हर अपना जो मॉडल है वो पास किया होता है, जैसे यूज़र का मॉडल, यूज़र व्हीकल, पार्किंग लोकेशन। ठीक है। ये सारे टेबल है ना, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये टेबल है ना आपके, बुकिंग, पार्किंग लोकेशन, पार्किंग स्लॉट, यूज़र, यूज़र व्हीकल। ठीक है। तो इस तरह जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो चाहे वो ब्लड बैंक वाला हो या दूसरा जो एक है हमारा रीन्यू फर्नीचर वाला, उसके भी जितने टेबल्स होंगे ना वो यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने पास किए होंगे। तो ये वो क्लास है जो हमें कनेक्ट करवाती है, और यहाँ पर इसी क्लास का नाम हमने डीबी रखा हुआ है। ठीक है। देखिए, स्मार्ट पार्क डीबी कॉन्टेक्स्ट और डीबी। ठीक है। ये आप ये देखें, यहाँ पर हम उसको, उसका नाम ये रख रहे हैं डीबी अंडरस्कोर डीबी। ओके। तो मतलब यहाँ पर अंडरस्कोर डीबी का मतलब हमारा डेटाबेस। तो हम कह रहे हैं अवेट डीबी डॉट यूज़र्स, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो यूज़र्स का जो टेबल है वो डॉट एनी एसिंक यू। अब यहाँ पर ये हम एक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है। ये एक शॉर्ट वे है अपना जो हमारा डाटा है उसको कंपेयर करने का। हम कह रहे हैं यू इज़ इक्वल टू यू डॉट ई मेल इज़ इक्वल टू ई मेल। ठीक है। सिंपल फॉर्म के अंदर आपको बताऊँ तो हम इसको ये कह रहे हैं कि ये चेक करो कि क्या जो ये वाली ईमेल है, ठीक है, ये वाली जो ईमेल आई है, जो यूज़र ने यहाँ पर ईमेल एंटर की है,
क्योंकि यूज़र इसको रजिस्टर करवा रहा है ना। तो यहाँ पर एक मिनट जस्ट, हाँ ये यहाँ पर जो यूज़र ने ईमेल लिखी हुई है, क्या इस तरह की ईमेल पहले से कोई डेटाबेस के अंदर मौजूद है कि नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यू मीन दिस इज़ आवर टेबल और ये उसका कॉलम ईमेल। ठीक है, तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या यूज़र ने जो ईमेल लिखी है, क्या वो ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो फिर क्या करो, टेम्प एरर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, ये शो कर दो कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर। अभी आपको याद है कि हमने पहले ये इसी ईमेल से एक यूज़र रजिस्टर किया है। अगर मैं दोबारा रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, और ये वही एरर है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पर कोड किया हुआ है इस एरर को। ओके, और ये हमारी एक ना एरे है एरर के नाम की, इसके अंदर हम अपने एरर स्टोर करवा रहे हैं, और यही जो एरे है ना, ये हर जगह पे एरर हमारे थ्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इसने एरर थ्रो कर दिया, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि वो जो ईमेल हमने यहाँ पर लिखी वो उसके नाम का ऑलरेडी यूज़र हम रजिस्टर करवा चुके हैं। और आप एक ईमेल से एक यूज़र बना सकते हो, एक ईमेल से आप ज़्यादा यूज़र नहीं बना सकते, क्योंकि ईमेल इज़ यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आगे, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि वो नल है कि नहीं। ठीक है, नल भी नहीं है, तो ये फिर हमारा फंक्शन यहाँ पे आ गया, हमारा कोड यहाँ पे आ गया। उसने यहाँ पे आके क्या चेक किया कि क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो रजिस्टर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ये अब आगे आ जाए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ना एक वेरिएबल ले रहे हैं वार नाम का, यूज़र उसका हम नेम रख रहे हैं, और उसके अंदर हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करें, न्यू यूज़र। अब ये यूज़र जो है ना, ये हमारा मॉडल जो क्लास है यूज़र की, उसका हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी आपको उसका कंसेप्ट है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप का, तो उस अगर जिन स्टूडेंट्स को है तो उनको ज़रा आसानी से समझ लग जाएगी। बाकी स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किल होगी कि ये इंस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब इंस्टेंस क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर जो हमने क्लासेस बनाई ना मॉडल की क्लासेस, ठीक है, मैं यूज़र के पास चला जाता हूँ। तो ये हमारी यूज़र की क्लास है, और इसके अंदर हमने ये यूज़र की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी हैं, उसकी आईडी, उसका फुल नेम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, ठीक है, और उसका रोल। ये सारी यूज़र क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हमारे कॉलम भी बनते हैं। ये देखें, आईडी, उसका फुल नेम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका रोल। ठीक है, रोल में वो एडमिन है कि नहीं। ठीक है, अगर एडमिन होगा तो रोल 0 होगा, अगर नॉर्मल यूज़र है उसका रोल 1 होगा। दैट्स इट। अगर कोई और भी अंदर रोल हो, ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्लास एक बना लेते हैं तो क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें, एक मैं इसकी बड़ी जो है ना वो सिंपल एग्जांपल आपको देने लगा हूँ कि एक कार की कंपनी है ना, उसने कार्स बनानी है। फ़र्ज़ करें उसने एक नया मॉडल बनाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 2026 ईयर स्टार्ट होगा ना, तो कार के मॉडल भी वहाँ पर न्यू आएंगे। जैसे एक कार हम लेते हैं, कौन सी ले लें, लेट्स से हम एक कार ले लेते हैं, हाँ, टोयोटा यारिस। ठीक है, ये टोयोटा कंपनी की कार है यारिस, उसका उन्होंने 2026 का मॉडल बनाना है। तो वो क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक उसका ब्लूप्रिंट, जस्ट वो एक ड्राइंग टाइप होता है, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। फिर उसी ब्लूप्रिंट को देखते हुए वो 1 2 3 10 हज़ार जितनी भी कार्स चाहेंगे उसको बना देंगे, और वो सारी कार्स एक जैसी होंगी। ठीक है, वो सारी कार्स एक जैसी होंगी, मे बी उनका कलर डिफरेंट हो। ठीक है, जो जो उनके अंदर ऑप्शन होते हैं कार्स के अंदर, यू नो बेटर, कि कलर डिफरेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है उनका इंटीरियर का कलर में भी थोड़ा डिफरेंट हो जाए, लेकिन वो उनकी जो बॉडी है, जो उनकी शेप है, वो बिल्कुल एक जैसी होगी, उसके अंदर कोई 19 20 का फ़र्क नहीं होगा। तो जो क्लास होती है ना, क्लास ये भी हमारा ब्लूप्रिंट होता है, और इंस्टेंस होता है, हम उससे जितने भी मतलब उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल और है क्लास की और इंस्टेंस की, वो है आपका वो स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प। ठीक है, वो आप एक दफ़ा बना लेते हो स्टैम्प, फिर उसको बार बार आप उसके ऊपर स्टैम्प पैड के ऊपर लगा के जितनी मर्ज़ी से स्टैम्प्स लगा लें। ठीक है, तो यही क्लास का कंसेप्ट है कि यहाँ पर हमने एक यूज़र क्लास बना ली, अब जितने भी यूज़र क्रिएट होंगे हम उसी क्लास का यूज़ करते हुए उनका यूज़र बना लेंगे। ठीक है, ये तो जो वो जितना भी यूज़र बनेंगे उनको हम बोलेंगे वो इंस्टेंसेस हैं अपनी क्लास के। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक यूज़र वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके अंदर हम एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यूज़र क्लास का, और
जब हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें देनी पड़ती हैं। जैसे देखें फुल नेम, अब इस क्लास का जो फुल नेम है वो उसको हम उसके अंदर जो फुल नेम यहाँ पर हमने पास किया था फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड से ना पास किया था ना फुल नेम इस फंक्शन को, ईमेल और पासवर्ड, वो अब हम यहाँ पर उसको पास कर रहे हैं उस क्लास को। फुल नेम, ईमेल, ये हमने ईमेल पास कर दी और ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, लाइक दीज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर मैं मॉडल भी ओपन कर लेता हूँ, ये मॉडल था हमारा ना। तो यहाँ पर ये देखें आईडी पास नहीं करेंगे क्योंकि आईडी जो है ना ये खुद ही सेट करता है डेटाबेस हमारा, ये खुद ही इसको ऑटो इंक्रीमेंट करता जाता है आईडी को, लाइक 1 2 3 4। ये देखें ये आईडी एक कॉलम है ना, पहले पहले जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया उसकी 1 थी, फिर 2, और अभी जो हमने उस्मान नाम का यूज़र रजिस्टर किया तो उसकी 3। तो ये जो आईडी होती है ना ये कॉलम खुद ही हैंडल करता है डेटाबेस हमारा, ठीक है, इसको हम पास करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको पास नहीं कर रहे, जब हम फुल नेम को पास कर रहे हैं, लाइक ये था फुल नेम, इस प्रॉपर्टी को हम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें जो यूज़र ने एंटर किया फुल नेम वो यहाँ पर आ गया, जो उसने ईमेल टाइप की वो यहाँ पर आ गई, जो पासवर्ड एंटर किया वो पासवर्ड हैश की जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गया, ठीक है। और जो रोल है वो हम यहाँ पर यूज़र का सेट कर रहे हैं, रोल डॉट यूज़र, ठीक है, यानी कि जो यूज़र का रोल है वो एज आ यूज़र ही आएगा यहाँ पर ना। यूज़र की क्लास के अंदर मैंने रोल नाम का एक एनम बनाया हुआ है, ठीक है, एनम इज़ लाइक अ एरे, ठीक है। तो यहाँ पर दो रोल हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, दो ही रोल थे, एक एडमिन का था और एक यूज़र का था। तो यहाँ पर जो भी यूज़र रजिस्टर होगा ना उसका जो यूज़र रोल होगा वो हमेशा यूज़र ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें यूज़र रोल डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू 1, उसकी आईडी शो हो रही है रोल की, और ये बाय आईडी स्टोर होते हैं। ये देखें रोल 0, 0 मीन एडमिन और 1 मीन रेगुलर यूज़र, ओके। यहाँ पर भी अगर मैं जाऊँ तो ये देखें अगर 0, इसके ऊपर मैं होवर करूँगा, ये देखें एडमिन इज इक्वल टू 0। तो जब भी ये जो एनम होता है ना, एनम, एनम इज़ लाइक एरे, इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज़ बनाते हैं ना उसको ये एक नंबर असाइन कर देता है, लाइक जो पहली वाली 0 होगी इसको 0, जो पहली वाली वैल्यू उसको 0। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यू यहाँ पर मैं टाइप करता जाऊँगा, जितने भी रोल बनाता जाऊँगा उसको ये एक नंबर असाइन कर देगा और फिर वो बाय नंबर ही डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको एडमिन का पूरा वर्ड देखने को नहीं मिल रहा, जस्ट एडमिन का जो यहाँ पर वो एक नंबर शो हो रहा है वही देखने को मिल रहा है, लाइक 0 1, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये यूज़र का फिर यहाँ पर हम रोल सेट कर रहे हैं, किसका रोल क्या है, ये यूज़र है, ठीक है, ये एडमिन नहीं है, ओके। तो जितने भी यूज़र वहाँ पर रजिस्टर करेंगे वो एज आ यूज़र रजिस्टर होंगे, लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि खुद को कोई बंदा यहाँ पर आए और एज आ एडमिन रजिस्टर कर ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पर बैकएंड के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसका जो रोल है वो यूज़र होगा, ओके। हाँ एडमिन जो है उसको जस्ट हम डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली ऐड करके रोल को चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं एक यूज़र ऐड करूँ और इसका रोल आके यहाँ पर डेटाबेस के अंदर से आके चेंज कर दूँ, ठीक है, वो उस तरह पर एडमिन बन सकता है। वैसे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी खुद को रजिस्टर करेगा वो एज आ यूज़र रजिस्टर होगा, और मैंने एडमिन को ऐसे ही रजिस्टर करवाया हुआ है, उसको पहले नॉर्मल ऐड करवाया, ठीक है, और फिर उसका डेटाबेस ओपन करके उसका रोल वहाँ से चेंज कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ यहाँ फिर एक और तरीका है कि यहाँ पे हम क्या करें कि यूज़र को मिटा के यहाँ पर हम एडमिन कर दें, ठीक है, और इसको दोबारा से हम कंपाइल करके रन करें और एक जो एडमिन को रजिस्टर करवा लें, ठीक है, एडमिन एक बार रजिस्टर हो गया और फिर यहाँ पे आके इसको मिटा के ऐसे यूज़र कर दें। लेकिन इस तरह काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो एज आ यूज़र रजिस्टर करवा के उसको डेटाबेस में से यानी कि 1 की जगह पे 0 बस कर दें तो एडमिन बन जाता है, लाइक ये 1 है इसको 0 कर दें तो एडमिन बन जाएगा। और इसको 0 किस तरह से करते हैं वो एक अलग डिबेट है, एक अलग टॉपिक है, उसको हम नहीं देखेंगे। खैर अब ये हमने देखें यूज़र का वेरिएबल बना दिया। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ये सारा कुछ कहाँ पे स्टोर हुआ है, ये वेरिएबल के अंदर वार यूज़र। तो वार मीन वेरिएबल, ठीक है। ये वार टाइप का जो वेरिएबल होता है ना इसके अंदर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होगी यूज़र के अंदर। अब यहाँ पर आप देखें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डी डॉट यूज़र, यानी कि जो यूज़र का जो क्लास है उसके अंदर ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, यूज़र को, यानी कि ये जो यूज़र है इसको हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये जो ऐड का फंक्शन है ना ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका ASP.NET कोर का, ठीक है। ये .NET ये फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें इसके अंदर बिल्ट इन चीज़ें मिल जाती हैं और हमारा कोड ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ये फ़ायदा होता है।
अब ये डॉट ऐड और इसको हमने ये अपना डाटा सारा पास कर दिया, पहले डाटा सारा इसके अंदर स्टोर करवाया, फिर वो डाटा इसको पास कर दिया यूज़र। और ये डॉट ऐड का जब ये रन होता है ना, ये करता है, ये डेटाबेस के अंदर जाकर डाटा को स्टोर कर देता है। उसके बाद हमें ये रन करवाना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है, अवेट डी बी सेव चेंजेस एसिंक। इससे क्या होता है कि ये डेटाबेस के अंदर फिर जो है ना वो चेंजिंग्स कर देता है। एक्चुअल हमारा जो डाटा सेव होता है ना वो ये फंक्शन रन होने के बाद होता है, सेव चेंजेस एसिंक। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। जब ये रन होता है तो फिर डेटाबेस के अंदर वो जो न्यू यूज़र है वो सेव हो जाता है। जैसे कि ये भी हमने सेव करवाया था ये वाला, ये फिर जब ये वाली लाइन रन होती है ना कोड की ये वाली, फिर डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर भी हम अवेट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, मींस जब तक यूज़र ये सेव नहीं होता तब तक कोई और रिक्वेस्ट यहाँ पर रन नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ पर हम नीचे जो अरे हमने एक बनाई हुई है सक्सेस की, उसके अंदर ये शो करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। तो यो वो फिर जब यूज़र रजिस्टर हो जाता है तब ये शो होता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जो भी यहाँ पर लिखा होता है हुआ है ना, ये शो हो जाता है। ठीक है। और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉग इन। ठीक है। अब इसका रीडायरेक्ट टू एक्शन ये एक और बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज़ होता है रीडायरेक्ट करवाने के लिए। लाइक अगर यहाँ पर हमको यूज़र रजिस्टर करवाते हैं ना, चलिए मैं एक और यूज़र रजिस्टर करवाता हूँ, इसका नेम रख देते हैं तलहा। ठीक है। इसकी ईमेल हम रखते हैं तलहा एट gmail.com। इसका पासवर्ड भी मैं तलहा रख देता हूँ। आप देखेंगे जैसे मैं इसको रजिस्टर करूँगा ना, एक तो यहाँ पर वो शो होगा ये जिसे सक्सेसफुल ये वाली लाइन, और दूसरा वो हम खुद ब खुद जो है ना वो लॉगिन पे चला जाएगा। देखना ज़रा, अभी हम रजिस्टर के ऊपर हैं। ठीक है, रजिस्टर। तो ये देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। और दूसरा हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज के ऊपर आ चुके हैं। और ये किसने किया, ये कार्रवाई किसने डाली, ये वाले बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पर ये हमारा काम पूरा हो जाता है। इस तरह से हुआ है लॉगिन, सॉरी रजिस्टर। ठीक है। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 आवर होने को है, और इससे ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जाता। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, एनी क्वेश्चन। क्यों जी, किसी का क्वेश्चन हो, कोई नाम समझ आई हो कि किस तरह से ये डाटा बैकएंड के पास आया, और फिर किस तरह बैकएंड ने डेटाबेस के अंदर चेंजेस करवाई हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था, इसके हवाले से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, समझ आ गया है। अच्छा एक्सप्लेन किया सारा। तो लेकिन जैसे अभी आपने यहाँ पे रजिस्टर का बटन का सारा बताया है, तो हम्म। ठीक है, उसके अंदर आपने अपनी सारी सारी डिटेल से बताया, फुल नेम, ईमेल, लॉगिन सारा। तो लेकिन हम्म। जब हमें अलग पूरा फॉर्म बनाना पड़े, तो हम्म। उसका एक दफ़ा गाइड कर दें कि हमें कहा जाए कि जैसे मुझे ये कहा गया था कि जहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर का बटन है ना, यहाँ हम्म। पर आपने यूज़र डेटाबेस में भी शो। तो मैंने वो जो यूज़र डाटा का बटन वेट वेट लिखना वेट था वो वेट कि वेट फॉर्म आपने बनाना मुझे नहीं आता। आपने बोला जहाँ पर रजिस्टर का बटन था, उसके बाद आपने क्या बोला है? वहां पे मैम ने ये कहा था कि रजिस्टर का जो बटन है ना, कि जी जी। जो रजिस्टर की जगह लिखा हुआ यूजर डाटा का लफ्ज लिखा हो। ये तो मैंने वो रजिस्टर का बटन हटा के वो लिख दिया था, वो तो शो हो गया था। लेकिन हम्म। उन्होंने फिर आगे पता नहीं कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर आपने एंटर करना है पता नहीं यूजर का डाटा, कि वो फिर वो डाटा डेटाबेस में शो हो, वो पूरी फिगर्स भी आपने बनानी है। तो ये जो आपने अभी सारा बताया, तो ये हमें कैसे, अगर अलग से बनाना पड़े पूरा फॉर्म, हम्म। वो हम कैसे बना। ओके ओके ओके। आपका इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपको एक नई फील्ड ऐड करने का बोल देते हैं तो वो कैसे जी होगा, जी राइट? जी। ठीक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम अभी देख सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत हो गया हुआ है। अ, अभी मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी जो आपको समझाया है कि किस तरह से ये बैकएंड के डाटा पास किया है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछें। नहीं सर, ये अब समझ आ गई। एक्चुअली वो मुझे इसीलिए कि तब मैम ने ये कहा था कि जब आपको फाइनल वाइवा मैं लूंगी तो मैंने आपको ये हम्म। सारे बताए, आपने ये मुझे बना के दिखाने हैं, जो भी मैं आपको कहूँ आपने फॉर्म बना के दिखाने। ओके ओके, नो इशू नो इशू, हम बाकी ये उसको भी समझ आ देखेंगे। गई है। ठीक है, ये आ गई, अगर ये आ गई तो फिर वो भी आ जाएगी। ठीक है, न्यू फील्ड बनाना ना वो कितना मुश्किल नहीं है, चलें हम उसको, वैसे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया लेकिन अभी चलें उसको ट्राई करते हैं।
ठीक है। देखें, मैंने आज आप लोगों को ये पेज समझाया ना रजिस्टर का। कल मेरी सलाह थी कि आपको समझाऊँ लॉगिन का। ठीक है। अब ये जो आज पेज बताया ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिएट का। ठीक है, कि डाटा क्रिएट हो रहा है डाटाबेस के अंदर, और लॉगिन के अंदर क्या होगा, वो रीड होगा। ठीक है। लेकिन पहली जो आज मैंने समझा ना, ज़्यादा टाइम पहली क्लास के ऊपर ही लगता होता है, फिर नेक्स्ट तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो प्लान था ना, वो ये था कि आप लोगों को एक क्लास के अंदर मैं प्रॉपर एक अलग से पूरा एक टेम्पलेट स्क्रैच से, यानी कि पूरा जो एक पेज है, अलग पेज, वो बना के दिखाऊं। तो जो आपके वाला क्वेश्चन है ना, वो उसके अंदर कवर हो जाएगा, उसकी आप टेंशन नहीं लें। लेकिन क्योंकि आपने चले क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसके अंदर भी कोशिश करता हूँ कि एक फील्ड ऐड करके दिखाऊँ आपको। तो चलें हम एक फ़ील्ड ऐड करते हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले फ़ील्ड हम ऐड करेंगे यहाँ पे। मैं वापस चला जाता हूँ रजिस्टर के पेज के ऊपर। रजिस्टर है। ओके, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर वो आपको एक फ़ील्ड ऐड करने के लिए बोल देते हैं, कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, लाइक एज। ठीक है, एज। तो यहाँ पर मैं एक एज की फ़ील्ड ऐड करने लगा हूँ। ओके, सो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट एंड के अंदर जाना पड़ेगा, रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल। और यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई सी भी जो एक चीज़ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक फील्ड को पूरे को ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी प्लस हम देता हूँ पेस्ट, और फॉर हम लिख देते हैं एज। और यहाँ पर भी फुल नेम की जगह पे हम कर देंगे एज, ताकि उसका जो लेबल है वो एज पे सेट कर दें। ठीक है, जस्ट वेट। ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको आपको रिलोड करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, ये रिलोड हो गया, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एज का एक आ चुका है, लेकिन बाकी यहाँ पर ये है अभी फुल नेम, एज अ फुल नेम ही वर्क करेगा। इसके अंदर भी यही शो हो रहा है, योर फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्लेस होल्डर भी चेंज कर देते हैं, योर एज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी हम, इस इनपुट फील्ड का जो नेम है वो भी हम एज रखेंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर जाके एक बार फिर से रिलोड करके दिखा देता हूँ। देखने के अंदर अब यहाँ पर ये योर एज आ गया, इसका जो प्लेस होल्डर था वो योर नेम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम, क्योंकि ये हमने इसको एक्चुअली डाटाबेस के अंदर भी स्टोर करवाना है, तो मॉडल के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं मॉडल के अंदर। मॉडल, यूज़र का मॉडल ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे एज की, और एज होती है किसके अंदर, जस्ट वेट। एज होती है वो इंटीजर के अंदर होती है, लाइक इंट होती है। ठीक है, जैसे ये इंट आईडी, और बाकी ये नेम स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग मीन ए बी सी टेक्स्ट जो भी होता है। यहाँ पे कहीं पे भी हम एक न्यू प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। किसको कॉपी करूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ही बना देता हूँ पब्लिक इंट एज। ठीक है, और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड का जो ऊपर लिखा होता है ना, ये एनोटेशन इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बगैर डाटाबेस में डाटा स्टोर नहीं होगा। ओके, अभी के लिए मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं लिखता, लिख भी देता हूँ, लाइक जब रिक्वायर्ड लिख देते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर फ्रंट एंड से फ़र्ज़ करें ऐसी फील्ड जिसका हमने रिक्वायर्ड सेट किया हुआ है, उसका डाटा नहीं आया फ्रंट एंड से, तो जो डाटाबेस है ना वो एरर थ्रो कर देता है, फिर वो कोई भी डाटा स्टोर नहीं करता। यानी कि यूज़र का, जब पूरे एक यूज़र का डाटा गया, उसकी हमने सब कुछ लिखा है, लेकिन कोई भी एक अंदर से हमने कॉलम मिस कर दिया जिसका डाटा नहीं गया किसी वजह से, वो चाहे कोडिंग का इशू है या कोई और इशू, तो वो कोई एक डाटा भी स्टोर नहीं करता। यानी कि अगर ईमेल हमने भेजी है वो भी स्टोर नहीं करेगा, फिर यानी कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, बोलेगा कि भाई ये डाटा पहले दो, फिर मैं बाकी सारा डाटा स्टोर करूँगा। ओके, ये होता है रिक्वायर्ड का फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखता फ़िलहाल के लिए, और ये एज हम यहाँ पे आ गई। अब ये जो एज का कॉलम है ना, ये हमने बनाना है डाटाबेस के अंदर। हमने लिख तो दिया, मैं इसको कंट्रोल एस भी प्रेस कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एज का कॉलम नहीं बना। ठीक है, ये देखें अभी वही कॉलम है। अब ये कैसे होता है, ये हमने एक फ्रेमवर्क यूज़ किया जिसे हम कहते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क।
उससे होगा। वो फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम वो माइग्रेशन की कमांड रन करवाते हैं। आपको याद होगा जब सेटअप करवाया था मैंने करवाई थी माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस की। तो उसका कंसोल मुझे ओपन करना पड़ेगा। ऑलरेडी ओपन है पैकेज मैनेजर कंसोल। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम लिखना पड़ेगा। नाम में मतलब ये नाम इसलिए लिखते हैं हमें पता लग रहा होता है कि इस माइग्रेशन के अंदर हमने क्या किया है। तो मैं कह देता हूँ ऐड एज। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABC भी लिखूंगा वो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर वे ये है कि हम लिखें कि भाई हमने इसे क्या किया, ऐड एज इन यूज़र। ठीक है, अब एंटर प्रेस करता हूँ। बिल्ड स्टार्टेड। एक्चुअली ये पहले इसको बिल्ड करेगा, लेकिन अगर कोई एरर होगा तो फिर ये बिल्ड नहीं करेगा, बिल्ड रोक देगा। बिल्ड सक्सीड। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइग्रेशन फाइल अभी बनी है। ठीक है, तो ये क्या माइग्रेशन फाइल कह रही है ऐड कॉलम। कौन सी कॉलम ऐड करना है? एज किस टेबल में ऐड होगी? यूज़र के टेबल में। ठीक है, तो ये खुद ही सेंस कर लेता है कि भाई किस क्लास के अंदर चेंजिंग्स हुई हैं और किस क्लास के अंदर नहीं हुई। तो उसने सेंस कर लिया खुद इसके भाई ये एज का जो है ना न्यू हमने प्रॉपर्टी ऐड किया है यूज़र के क्लास के अंदर। तो अब हम इसको करेंगे अपडेट डेटा बेस। ठीक है, जब ये कमांड रन करते हैं ना तो वो फिर माइग्रेशन का जो फाइल बनी थी ना अभी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम पार्किंग लोकेशन इन द डेटाबेस। दो फिर डेमो। मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ना है। एक्चुअली पहले से कुछ माइग्रेशंस हैं जिनको वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर भी एक दफ़ा देखता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं। इस स्मार्ट पार्क फ्रंट एंड के अंदर तो हमने शो करवा दी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मतलब शो ही करवाना फील्ड को काफ़ी नहीं होता, क्योंकि डेटाबेस के अंदर भी तो स्टोर करवाना है ना, तो उसके लिए डेटाबेस के अंदर कॉलम चाहिए प्रॉपर भाई। तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। और यहाँ पे टेबल्स और यूज़र्स एंड सेलेक्ट वन थाउजेंड रोज। ओके, तो अभी भी एज की जो फील्ड है वो नहीं आई, तो दोबारा से ट्राई करते हैं। ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन की फाइल अगेन से बनेगी। ठीक है, और अपडेट डेटाबेस। इस दफ़ा आई होप के हो जाएगा। नहीं हुआ, फिर से there is already an object named parking location in the database। अब ये हमारा कोई इशू है पार्किंग लोकेशंस इन द डेटाबेस। ये एक्चुअली कर क्या रहा है कि यहाँ पे ये देखो ज़रा, ये पार्किंग लोकेशन का टेबल ऐड करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सारी टेबल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसको ना करना पड़ेगा। अब ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, लेकिन ये फिर से उनको दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत एक स्वेयर किस्म का इशू होता है, जब ये आ जाता है ना तब मुसीबत पड़ जाती है। जस्ट वेट। तो सर ये आप नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा ना। नहीं नहीं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। वैसे इसका जो प्रॉपर मेथड है ना वो मुझे सर्च करना पड़ना है, लेकिन अगर अब भी ना हुआ तो मुझे डेटाबेस डिलीट करना पड़ना है।
ये और मुझे कोई फिर इसका ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। डेटाबेस रिफ्रेश एंड स्मार्ट पार्क एंड टेबल्स यूज़र टॉप 1000 रोज। हाँ नहीं आया ना, आना भी नहीं है। तो मुझे डेटाबेस डिलीट करना पड़ेगा, मैं इसको उड़ा रहा हूँ डेटाबेस को। डिलीट डिलीट डिलीट, ये रहा डिलीट। और क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ओके। वैसे इसका जो प्रॉपर वे है ना वो कोई और है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जल्दी के लिए मैं पूरा डेटाबेस उड़ा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और जो पहले वाली माइग्रेशन है उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे एक न्यू माइग्रेशंस क्रिएट करूँगा। ऐड माइग्रेशन, इनेट नाम रख देता हूँ, नाम कुछ भी रख ले, नाम से कुछ नहीं होता। और ये बन गई, ठीक है। अब मैं इसको परफॉर्म करूँगा और जब ये मतलब न्यू डेटाबेस जब जाके क्रिएट होगा ना, अब न्यू डेटाबेस ये क्रिएट करेगा एक्चुअली। पहले वाला तो डिलीट कर दिया ना, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एज का जो कॉलम है वो आ जाएगा, ये फ़ायदा होगा। तो अब मैं करूँगा अपडेट डेटाबेस, जैसे ये कमांड रन करूँगा, अब ये जो फाइल बनी है न्यू, ये वाली उधर जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आई होप अब हमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे डन आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाऊँ, अभी ये डेटाबेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं डेटाबेस अपना रिफ़्रेश कर रहा हूँ, हो जाए रिफ़्रेश, ओके डेटाबेसेस। और यहाँ पर आप जैसे स्मार्ट पार्क फिर से आ चुका है। लेकिन अब की बार क्या होगा, टेबल के अंदर जाता हूँ, एक तो यहाँ पर डाटा कोई भी नहीं होगा, यूज़र टॉप 1000 रोज़। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को डाटा देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि डेटाबेस न्यू क्रिएट हुआ है। हाँ लेकिन यहाँ पर हमें ये एज का कॉलम देखने को मिल रहा है, ओके, एज का कॉलम बन चुका है। अब नेक्स्ट काम, ठीक है, डेटाबेस के अंदर कॉलम बन गया, फ्रंट एंड के ऊपर बन गया। अब चले जाते हैं यहाँ पर रजिस्टर के मेथड के अंदर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमने वो पास करना है, जो फ्रंट एंड से एज आएगी उसको, उसका नाम हमने एज ही रखा था। रजिस्टर के अगर फॉर्म के अंदर देखें तो ये था एज, इसका नेम हमने इस इनपुट फील्ड का नेम क्या रखा है, एज, दैट्स इट। तो यहाँ पे एज को पास कर दिया। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, एज इज़ इक्वल टू एज, ठीक है। अब ये एज जो है ये प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर जो हम लिख के आए थे, और ये एज जो फ्रंट एंड से आ रही है वो है, ठीक है। तो फ्रंट एंड से लेके हम जो इसकी क्लास है उसको पास कर रहे हैं, ओके, दैट्स इट। अब हमारा पूरा काम डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बस एक दफ़ा मैं ब्रेक करके, बल्कि ब्रेक क्यों करना है, मैं यहाँ से रिलोड कर देता हूँ, काम कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें एज का है सब कुछ, चलिए आप इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहला यूज़र ऐड कर रहा हूँ, कोई जो मैं एक यूज़र ऐड करता था ना वो वाला, इसकी एज हम 12 रख देते हैं। ईमेल user@mail.com और पासवर्ड इसका मैं यूज़र रख देता हूँ, रजिस्टर। और यहाँ पर इसने हमें एरर दे दिया, एम्बिगुअस द रिक्वेस्ट मैच मल्टीपल एंड पॉइंट मैचेस, वाट कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, क्यों भाई ऐसा, वैसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। एक मिनट जस्ट, मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। रजिस्टर, फुल नेम, यूज़र, एज 12, ईमेल एंड यूज़र, रजिस्टर, ओके। रजिस्ट्रेशन एक्चुअली मैंने क्या किया था कि उसको क्लोज़ करके मुझे दोबारा चलाना चाहिए था, इतनी ज़्यादा चेंजिंग करें तो क्लोज़ करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नो लॉग इन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ डेटाबेस को, इसकी क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें एज के अंदर 12 आ चुका है, ठीक है। तो इतना आपको काम करना पड़ेगा एक न्यू फील्ड ऐड करने के लिए ASP.NET कोर के अंदर। हाँ PHP का प्रोजेक्ट हो उसके अंदर इससे थोड़ा सा काम करना पड़ता है, लेकिन ये ASP.NET कोर है, फ्रेमवर्क्स कोई भी हो ना फ्रेमवर्क, उसके अंदर काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है न्यू फील्ड ऐड करने के लिए, ठीक है। ये था।
हाँ, अगर वो डेटाबेस वाला एरर ना आता तो डेटाबेस जो डिलीट करने वाला स्टेप था ना वो फिर हमें नहीं था करना पड़ना। तो ये इस तरह से हमने एक न्यू फील्ड ऐड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉगिन को देखेंगे और उसके साथ मैं आपको एक न्यू टेम्पलेट बना के दिखाऊंगा। हम एक कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है ना वो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जाके फिर हम आपके जो एक इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट है उसकी क्लासेस हम लेंगे। जैसे इसका स्मार्ट पार्क वालों की एक अलग से क्लास होगी और बाकी जो प्रोजेक्ट है उनकी एक अलग अलग क्लास होगी। तो यहाँ तक आई होप के क्लियर होगा। और दैट्स इट, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप। क्यों जी, है कोई क्वेश्चन? ओके, आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर होता तो आप पूछ लेते। तो ये क्लास फिर मैं एंड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी। अच्छा, ये है कि अभी सारे स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन अभी से मैं आप लोगों को वार्निंग कर दूँ, एक वार्निंग दे दूँ आपको कि अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी और उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप वाइवा के अंदर फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस आपने ज़रूर लेनी है। जो क्लासेस नहीं लेते मोस्टली वाइवा के अंदर स्टूडेंट वही फेल होते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।